हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ 10th क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। लेफ्ट साइड पे मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिया है और राइट साइड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मीन्स कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसी खास काम को करने के लिए यूज होता है। राइट साइड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के योग्य बनाता है। अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा। नंबर 2, इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मतलब जरूरी पार्ट नहीं है। राइट साइड पे इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर का जरूरी भाग है। नंबर 3, विदाउट दिस कंप्यूटर कैन वर्क। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है, बट विदाउट दिस कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नंबर 4, इट इज चीप। कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सस्ता होता है। राइट साइड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज कॉस्टली, ये महंगा होता है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज इजी टू डेवलप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाना आसान है। राइट साइड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप। कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको बनाना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आ जाते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हमारे किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं, पावर पॉइंट में PPT तैयार कर सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, पब्लिशियर में पम्फलेट्स, फ्लायर्स वगैरह तैयार करवा सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं, MS एक्सेस में डाटाबेस तैयार कर सकते हैं, पेंट ब्रश में पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इधर राइट साइड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो विंडो है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो XP है, तो वो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मोबाइल में कौन सा होता है, जैसे एंड्रॉयड। कि हम अपने स्मार्टफोन को क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड फोन। तो इसका मतलब ये है कि आपके फोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एंड्रॉयड। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आप अपनी तरफ से चलाते हो, जैसे खुद प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ये आपके क्या हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई MS एक्सेस इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। कि MS एक्सेस को रिलेशनल डाटाबेस क्यों कहा जाता है। सबसे पहले MS एक्सेस के बारे में बताना चाहूंगा कि जो MS एक्सेस है इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये MS ऑफिस पैकेज का भाग है। ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। इसको रिलेशनल डाटाबेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आगे आपको बताते हैं। इन रिलेशनल डाटाबेस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल इज कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड होता है। जो कॉलम्स हैं उसमें हमारे फील्ड्स आते हैं, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह। और जो आपके रोज हैं उनमें क्या आता है, रोज के अंदर आते हैं आपकी रिकॉर्ड्स। जैसे रोल नंबर के नीचे रोल नंबर की वैल्यू, नेम के नीचे नेम की वैल्यू, क्लास के नीचे क्लास की वैल्यू। MS Access is called relational database because in this data is stored in the form of tables. MS Access को relational database इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भी जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हमारे पास काफी ज्यादा डाटा है, उसे हम एक टेबल में स्टोर नहीं कर पा रहे, तो हम MS Access में क्या करते हैं, उस डाटा को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। बट एक चीज इसमें ध्यान रखना पड़ता है,
कि अगर आपने एक ही टेबल के डाटा को अलग अलग टेबल्स में डाला है, तो आपने अगर टेबल के डाटा को 3 टेबल्स में डिवाइड किया है, तो तीनों टेबल्स में एक फील्ड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। जैसे कि हम स्टूडेंट के डाटा की बात करते हैं, तो उसमें तीनों टेबल्स में जो रोल नंबर है वो कॉमन होगा। बाद में हम एमएस एक्सेस के अंदर क्वेरी की हेल्प से तीनों टेबल्स का डाटा इकट्ठा भी कर सकते हैं, और अगर हमें तीनों टेबल्स में से डाटा चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो वो भी हम ले सकते हैं। तो एमएस एक्सेस को रिलेशनल डाटाबेस इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल्स के अंदर हम रिलेशन सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड काउंटिव फंक्शंस इन एक्सेल। कि एमएस एक्सेल में इफ और काउंटिव फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ये दोनों फंक्शन एमएस एक्सेल में यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ फंक्शन की। इफ फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। इफ फंक्शन इज ए कंडीशनल फंक्शन। ये कंडीशनल फंक्शन है, मतलब कि लॉजिकल फंक्शन है। इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। ये कंपैरिजन करने के लिए या तुलना करने के लिए यूज होता है। इट गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। इसका रिजल्ट सही या गलत आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने एक स्टूडेंट्स की रिजल्ट शीट तैयार की है, उसमें बच्चों के मार्क्स हैं, बाद में उसका हमने टोटल निकाला है और परसेंटेज निकाली है। उसके बाद हमें कहा जाता है कि इन बच्चों के हमने ग्रेड्स भी फाइंड आउट करने हैं। ग्रेड्स का मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 75 से ज्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे दो, 60 से ज्यादा है तो बी ग्रेड दे दो, 45 से ज्यादा है तो सी ग्रेड दे दो, 33 से ज्यादा है तो डी, और 33 से कम है तो ई। इस केस में हम इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे एक्सेल में, पहले लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद इफ के अंदर ब्रैकेट में हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, फिर हम कोमा डाल के डबल कोट्स में लिख देंगे ग्रेड ए। इसका मतलब है कि बच्चे के मार्क्स अगर 75 से ज्यादा तो ग्रेड क्या हो जाएगा, ए। फिर आगे हम कोमा डालेंगे, फिर इफ लिखेंगे, इफ फिर उसके अंदर कंडीशन के अंदर लिखेंगे कि जो मार्क्स है, जो सेल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर कोमा डाल के डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, ग्रेड बी, एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में जो जो ब्रैकेट शुरू की उसको बंद कर देंगे। तो मतलब कि इस केस में हम क्या यूज करते हैं, इफ फंक्शन, कि अगर ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं तो। नेक्स्ट है काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। ये भी एमएस एक्सेल का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। काउंटिव इज ए कंडीशनल काउंटिंग फंक्शन। ये काउंटिंग फंक्शन है। इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग वैल्यूज बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। ये किसी कंडीशन के आधार पर या बेस पे वैल्यूज को काउंट करता है। इट कैन बी यूज्ड टू काउंट सेल्स दैट कंटेन डेट्स, नंबर एंड टेक्स्ट। इसके अंदर जो हमारे पास सेल्स में वैल्यू है, चाहे वैल्यू डेट टाइप की है, नंबर टाइप की है, टेक्स्ट टाइप की है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, मान लो कि हमारे पास एक शीट है, बच्चों को कोई कंपटीशन करवाया है, कंपटीशन में काफी ज्यादा इवेंट्स करवाए हैं, बच्चों ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, और हमें उसका काउंटिंग चाहिए कि स्टूडेंट्स ने कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। अगर हम पूरी वर्कशीट के अंदर एक एक स्टूडेंट को चेक करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उस केस में काउंटिव फंक्शन यूज करते हैं। तो काउंटिव में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर काउंटिव, उसके बाद वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, किस स्टूडेंट ने एक से ज्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करा है। उसके बाद जैसे ही हम काउंटिव फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन को ड्रैग कर देंगे, तो बाद में वो हमें बता देगा कि किस स्टूडेंट ने किस किस इवेंट में कितने टाइम पार्टिसिपेट करा है, कि कितनी बार उसने पार्टिसिपेट किया है, उसका वो टोटल बता देगा। ये होगा आपका काउंटिव फंक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम। कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज होंगे। स्टेप्स टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को डीपली आपने स्टडी करना है। इट मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम। कि जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर में बना रहे हो, जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन, मीन्स हल निकालना। इन दिस स्टेप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड। इस फेज में या इस स्टेप में हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट यूज करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी
कंप्यूटराइज प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हो उसको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिखना। और फ्लो चार्ट का अर्थ है कि जो आपने स्टेप लिखे हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, उसको पिक्चर जहाँ डायग्रामेटिकली फॉर्म में या फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ताकि उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया जा सके इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है। थर्ड है कोडिंग। इट मीन्स कन्वर्ट द एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो आपने सोल्यूशन फेज में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाए हैं उसको आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है। जैसे आप +1 में सी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपने क्या करना है कि कोडिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम का आप सोल्व कर रहे हो उसको किस स्टेप्स के थ्रू आपने फॉलो करके सोल्व करना है। तो वो क्या होगा, कोडिंग। कोडिंग का मतलब कि प्रोग्राम को, जैसे आपने सी लैंग्वेज में इस बार पढ़नी है, सी लैंग्वेज में एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं कोडिंग। फोर्थ पॉइंट, टेस्टिंग। इट मीन्स फाइंड द एरर्स फ्रॉम ए प्रोग्राम और करेक्ट देम। इसका मतलब है कि जब आपने कोडिंग कर ली है तो कोडिंग का मतलब हो गया कि प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक्स आती हैं, गलतियां आती हैं, सबसे पहले आपने उनको ढूंढना है, बाद में उनको ठीक करना है। तो ये क्या हो गया, टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब प्रोग्राम में से एरर ढूंढना और उनको साथ में ठीक भी करना। पांचवा क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टैग्स इन HTML। कि HTML में टैग्स का क्या महत्व है। HTML आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि HTML का मतलब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज बनाने के काम आती है। वेब पेज का मतलब इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो किसमें तैयार होती हैं, HTML में। HTML commands that are used in web pages are called tags। जितनी भी HTML commands वेब पेजेस में यूज होती हैं उनको बोलते हैं टैग्स। टैग्स आर सम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस व्हिच इंस्ट्रक्ट वेब ब्राउजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। टैग कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि कोई भी काम कैसे करना है। टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स। टैग्स को एलिमेंट्स भी बोलते हैं। टैग्स आर रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि टैग जो हैं ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं। नंबर 1, कंटेनर टैग। These are also called pair tag or companion tags. In this, opening tags and closing tags are used. Opening tag का मतलब होता है कि जब हम टैग को एंग्लो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। और क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि जब किसी टैग को स्लैश के साथ खत्म करते हैं तो वो होता है क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल HTML एंड /HTML। इसके अलावा आपने 10th में पढ़ा होगा कि टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, वो भी कौन से टैग है, कंटेनर टैग या कंपेनियन टैग या पेयर टैग। नंबर 2, एम्प्टी टैग्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड अनपेयर्ड टैग और सिंगुलर टैग। जो एम्प्टी टैग है इनको अनपेयर्ड या सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। इन दिस ओनली ओपनिंग टैग इज यूज्ड। जो एम्प्टी टैग है या अनपेयर्ड टैग है इनके अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्लोजिंग टैग का मतलब कि ये स्लैश के साथ खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे BR और HR। BR टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, HR होता है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए। तो ये दोनों टैग्स कौन से हैं, एम्प्टी टैग्स। तो फिर टैग्स का काम क्या हुआ कि HTML के अंदर अगर हम किसी प्रोग्राम को बनाना है तो बिना टैग्स के नहीं बनेगा। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।